नमस्कार। अक्सर जब हम किसी कंपनी के तिमाही नतीजों के बारे में सुनते हैं तो दिमाग में बस बड़े बड़े नंबर घूमते हैं। इतना मुनाफा, इतनी कमाई। हेडलाइंस तो यही बताती हैं। बिल्कुल। लेकिन उन नंबरों के पीछे की असली कहानी क्या है? मतलब कंपनी असल में कौन सा दाव खेल रही है? आज हमारे पास ओरिएंट टेक्नोलॉजीज की अर्निंग कॉल का ट्रांसक्रिप्ट है। और सच बताऊं, इसे पढ़ते हुए कुछ ऐसी बातें मिली जो हेडलाइन में कभी नहीं आती। अच्छा। हाँ, नंबरों के पीछे एक पूरी रणनीति छिपी हुई है और आज हम उसी की परतें उधेड़ेंगे। तो हमारे हाथ में है ओरिएंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की दूसरी तिमाही यानी Q2 FY26 के नतीजों पर हुई कॉन्फ्रेंस कॉल का पूरा ब्यौरा। ये 14 नवंबर 2025 को हुई थी। हम सिर्फ आंकड़ों पर नजर नहीं डालेंगे, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये कंपनी बाजार को कैसे देख रही है, इनके बड़े दाव क्या हैं और इनकी सोच बाकियों से अलग कैसे है। एक तरह से भारतीय बाजार पर मतलब डोमेस्टिक मार्केट पर फोकस्ड है। वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और एआई जैसे बड़े बड़े प्रचलित शब्दों के शोर में अपनी एक अलग जगह बना रही है। सही कहा। ये कहानी सिर्फ नंबरों की नहीं है, बल्कि एक सोची समझी रणनीति और जमीनी हकीकत की है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उन हेडलाइन नंबर्स की ही बात कर लेते हैं। हाँ, वहीं से शुरू करते हैं। दूसरी तिमाही में कंपनी की कमाई में साल दर साल 22.25% की बढ़ोतरी हुई है। 22.25%। ये काफी सॉलिड नंबर है। हाँ बिल्कुल। ये आंकड़ा 223.4 करोड़ से बढ़कर 272.80 करोड़ हो गया है। और अगर पूरे छमाही को देखें तो ये बढ़ोतरी और भी ज्यादा है, करीब 30.5%। ये आंकड़े तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मेरे मन में एक सवाल आता है। आजकल तो कई आईटी कंपनियां ग्रोथ दिखा रही हैं, तो ओरिएंट की ग्रोथ में ऐसा क्या खास है? मतलब क्या ये सिर्फ बाजार की लहर के साथ बह रहे हैं या कुछ अलग कर रहे हैं? यही सबसे दिलचस्प सवाल है और इसका जवाब छुपा है कि इनकी कमाई आ कहां से रही है। ट्रांसक्रिप्ट को देखें तो सरकारी और पीएसयू क्षेत्र से इनकी करीब 20% कमाई आती है। ओके। बैंकिंग और फाइनेंस यानी बीएफएसआई से लगभग 15%। और सबसे बड़ा हिस्सा करीब 47% वो आता है मिड मार्केट और दूसरे कई सेक्टरों से, जिसमें हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स सब शामिल है। तो मतलब उन्होंने अपने सारे अंडे एक टोकरे में नहीं रखे हैं, है ना? एग्जैक्टली। ये बड़ा स्मार्ट मूव है। जहां कई कंपनियां किसी एक बड़े सेक्टर जैसे बीएफएसआई पर अपनी पूरी ताकत लगा देती हैं, ओरिएंट ने जानबूझकर खुद को फैलाया है। शायद इससे रातों रात हेडलाइन बनाने वाली 100% की ग्रोथ ना मिले, पर किसी एक सेक्टर में तूफान आने पर डूबने का खतरा भी बहुत कम हो जाता है। सही कहा। ये एक तरह का इंश्योरेंस है। और ये ग्रोथ सिर्फ फैलाने से नहीं आ रही। कंपनी के चेयरमैन अजय सावंत बार बार एक बात पे जोर देते हैं, उनका सर्विसेज लेड मॉडल। सर्विसेज लेड। हाँ, मतलब वो अब सिर्फ एक बार लैपटॉप या सर्वर बेचकर भूल नहीं जाना चाहते। हाँ, और ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। पहले आईटी कंपनियां बॉक्स पुशर कहलाती थी, है ना? यानी डिब्बे बेचें और काम खत्म। सही। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि हम सिर्फ डिब्बे नहीं बेचेंगे, हम उस डिब्बे को चलाने की, उसे सुरक्षित रखने की, उसे अपडेट करने की पूरी जिम्मेदारी लेंगे। बिल्कुल। और इसी से कमाई भी नियमित होती है और ग्राहक भी बंधा रहता है। एग्जैक्टली। और इस रिश्ते की ताकत उनके हाल के कुछ बड़े सौदों में साफ दिखती है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये उनकी रणनीति के असली सबूत हैं। जैसे न्यू इंडिया एश्योरेंस के साथ उनका कई साल का 30.18 करोड़ का सौदा। वाह। इसमें वो उनके लिए नेटवर्क, बैकअप, स्टोरेज सब कुछ संभाल रहे हैं। तो ये एक बड़ा सरकारी सौदा है जो दिखाता है कि सरकार का उन पर भरोसा है। हाँ, और सिर्फ सरकारी नहीं, एक बिग 4 कंसल्टिंग फर्म यानी दुनिया की 4 सबसे बड़ी सलाहकार कंपनियों में से एक ने उन्हें टेक्नोलॉजी रिफ्रेशर प्रोग्राम के लिए लगभग 30 करोड़ रुपए का ऑर्डर दिया है। अच्छा। और महाराष्ट्र सरकार के साथ वैट ऑटोमेशन के लिए 5 साल का करीब 19 करोड़ का प्रोजेक्ट भी है। ये सब उनकी घरेलू बाजार में गहरी पकड़ को दिखाता है। ये सब तो उनकी घरेलू पकड़ दिखाते हैं, लेकिन एक सौदा है इस लिस्ट में जो मुझे थोड़ा चौंकाता है। कौन सा? वो है एक बड़े विदेशी बैंक के साथ 25 करोड़ रुपए का क्लाउड सर्विसेज का सौदा। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? एक तरफ कंपनी कहती है कि हम 100% घरेलू हैं, हमारा पूरा ध्यान भारत पर है, और दूसरी तरफ वे एक बड़े विदेशी बैंक के लिए एक बहुत ही जटिल काम कर रहे हैं। यही तो इस कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ है। और चेयरमैन अजय सावंत ने कॉल में इसी विरोधाभास को समझाया। क्या कहा उन्होंने? जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये सौदा ये साबित करने के लिए जरूरी था कि हमारी क्षमताएं वैश्विक स्तर की हैं। हम उन मुश्किल प्रोजेक्ट्स को भी कर सकते हैं जिनके नियम कानून बहुत सख्त होते हैं।
उन्होंने इसे भविष्य में दूसरे मल्टीनेशनल ग्राहकों को दिखाने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट या एक मिसाल की तरह बताया। अच्छा, तो ये एक तरह का शोकेस प्रोजेक्ट है। वो दुनिया को बता रहे हैं कि देखो हम ये भी कर सकते हैं, लेकिन साथ ही कह रहे हैं कि हम करेंगे सिर्फ भारत में ही। हाँ, उनकी सोच साफ है। भारत में डिजिटल इंडिया की लहर इतनी बड़ी है कि उन्हें अपना तालाब छोड़कर समंदर में जाने की अभी कोई जरूरत महसूस नहीं हो रही। वे भारत की ग्रोथ स्टोरी पर ही अपना सारा दांव लगा रहे हैं। तो हमने देखा कि ये बड़े बड़े सौदे जीत रहे हैं, लेकिन ये सब तो आज की बात है। असली कहानी तो ये है कि ये भविष्य के लिए क्या नींव रख रहे हैं। और इनकी सबसे बड़ी बाजी है एक ऐसी चीज पर जो आज हर कंपनी के लिए सिरदर्द बनी हुई है, साइबर सुरक्षा। हाँ, ये उनके भविष्य की कहानी का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय हो सकता है। यहीं पर इनका सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर यानी SOC तस्वीर में आता है। आसान शब्दों में समझें तो SOC एक हाई टेक कमांड सेंटर है, एक ऐसी जगह जहां एक्सपर्ट्स बैठकर 24 घंटे सातों दिन अपने ग्राहकों के कंप्यूटर सिस्टम पर नजर रखते हैं ताकि कोई साइबर हमला ना हो सके। और आज के दौर में ये किसी भी कंपनी के लिए पानी और बिजली जितनी ही जरूरी सेवा है। बिल्कुल, और उन्होंने इसमें निवेश भी काफी बड़ा किया है। ट्रांसक्रिप्ट के मुताबिक उपकरणों पर ही करीब 2.5 करोड़ रुपए लगाए हैं और नवी मुंबई में इसके लिए जो नया ऑफिस बनाया है उस पर IPO से मिले पैसों में से 10 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। तो ये कोई छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये एक बहुत बड़ा और सोचा समझा कदम है। और मजे की बात यह है कि इस SOC को शुरू होने में कुछ महीनों की देरी हुई। और वजह कोई हाईटेक समस्या नहीं थी। ऐसा नहीं था कि उनका कोड काम नहीं कर रहा था या कोई टेक्नोलॉजी फेल हो गई थी। तो फिर क्या वजह थी? देरी इसलिए हुई क्योंकि बिल्डर ने उन्हें समय पर ऑफिस की जगह ही हैंडओवर नहीं की। ये दिखाता है कि आप चाहे कितनी भी बड़ी टेक्नोलॉजी की बात कर लें, अंत में आपको एक जमीनी हकीकत से जूझना ही पड़ता है। ये तो सच में एक बहुत ही असली समस्या है। लेकिन चलिए अब रणनीति पर वापस आते हैं। इस SOC का कंपनी के लिए असली मतलब क्या है? कंपनी को उम्मीद है कि इस वित्त वर्ष की, मतलब Q3 के अंत तक या Q4 की शुरुआत से इससे कमाई आनी शुरू हो जाएगी। चेयरमैन ने यह भी साफ किया कि शुरुआत में इसका मुनाफे पर कोई बहुत बड़ा असर नहीं दिखेगा। ये स्वाभाविक है। हाँ, लेकिन अगले साल की पहली तिमाही से ये नतीजों में साफ साफ नजर आने लगेगा। और यही एक परिपक्व सोच को दिखाता है। वो कोई जादू की उम्मीद नहीं कर रहे, ये एक लंबी अवधि का निवेश है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो SOC उन्हें सिर्फ हार्डवेयर बेचने वाली कंपनी से एक हाई वैल्यू सर्विस देने वाली कंपनी में बदल देता है। एक ऐसी सर्विस जिसकी जरूरत हमेशा रहेगी और जिससे मतलब रिकरिंग रेवेन्यू आएगा। सही। उनके व्यापार को बहुत ज्यादा स्थिरता देगा। बिल्कुल, और भविष्य की ये सोच सिर्फ SOTS तक ही सीमित नहीं है। वो एक और बड़े बदलाव की तैयारी कर रहे हैं, डैश से टोस तक का सफर। डैश से टोस, ये सुनने में थोड़ा तकनीकी लगता है पर इसका मतलब बहुत दिलचस्प है। हाँ, इसे आसान बनाते हैं। डैश का मतलब है डिवाइस एज अ सर्विस। मतलब जैसे आप गाड़ी खरीदने के बजाय नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं। क्या बात है, बिल्कुल सही पकड़ा। डैश के साथ किसी कंपनी को लाखों रुपए लगाकर एक साथ 100 लैपटॉप खरीदने की जरूरत नहीं है। मतलब कोई बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं। कैपेक्स नहीं, ओपेक्स है। हाँ, वो बस हर महीने का एक छोटा सा किराया यानी ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर देते हैं और ओरिएंट टेक्नोलॉजीज उन्हें हमेशा नए और अप टू डेट लैपटॉप देती रहती है। ये कंपनियों के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द और खर्च कम कर देता है। ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। लेकिन आपने कहा कि ये सिर्फ पहला कदम है, उनका असली लक्ष्य तो टोस है। हाँ, TOS यानी टोटल आउटसोर्सिंग सर्विस, ये उनका अंतिम लक्ष्य है। मतलब ओरिएंट टेक्नोलॉजीज किसी ग्राहक की IT से जुड़ी सारी जिम्मेदारियां ही संभाल लेगी। लैपटॉप देने से लेकर सॉफ्टवेयर चलाना, डेटा सुरक्षित रखने, साइबर हमलों से बचाने तक, सब कुछ। वाह, तो ग्राहक को बस अपना काम करना है, टेक्नोलॉजी की चिंता ओरिएंट करेगा। एग्जैक्टली, ये अगले कुछ सालों की योजना है। यहाँ जो आकर्षक है वो है कंपनी की दूरगामी सोच। वे सिर्फ अगली तिमाही या अगले साल के बारे में नहीं सोच रहे हैं। वे ग्राहकों के साथ इतनी गहराई से जुड़ना चाहते हैं कि वे उनके लिए एक अनिवार्य भागीदार बन जाएं, जिन्हें हटाना लगभग नामुमकिन हो। एक स्थायी और बहुत मुनाफे वाला व्यावसायिक संबंध। बिल्कुल। और इसी दूरदर्शिता के साथ वे मौजूदा बाजार की हकीकतों को लेकर भी बहुत स्पष्ट हैं, खासकर AI को लेकर, जिस पर आजकल हर कोई बात कर रहा है। हाँ, AI तो आजकल हॉट टॉपिक है। चेयरमैन अजय सावंत के विचार इस पर काफी बेबाक और जमीनी है। उन्होंने कॉल में एक बहुत बड़ी बात कही कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आज सबसे ज्यादा गलत इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है।
वाह, ये कहना हिम्मत की बात है जब हर दूसरी कंपनी अपनी पहचान ही डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पार्टनर के तौर पर बता रही है। उनका मतलब क्या था इससे? उनका मतलब था कि लोग इसे समझे बिना बस एक प्रचलित शब्द, एक बज़वर्ड की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। और यही सोच उनकी एआई पर भी दिखती है। उन्होंने कहा कि ज्यादातर कंपनियां अभी एआई के साथ सिर्फ फ्लर्ट कर रही हैं। फ्लर्ट कर रही हैं? ये तो बड़ा दिलचस्प शब्द है। हाँ, उनका कहना था कि कंपनियां छोटे-मोटे पीओसी यानी प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट कर रही हैं, ये देखने के लिए कि एआई क्या कर सकता है, लेकिन इसे बड़े पैमाने पर अपने असली काम में नहीं ला पा रही हैं। और इसकी वजह भी उन्हें साफ बताई। इसमें बजट बहुत ज्यादा लगता है और निवेश पर कितना फायदा होगा, यानी आरओआई, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये एक कड़वी सच्चाई है जिसे बहुत कम लोग खुलेआम स्वीकार करते हैं। ये बात जमीनी हकीकत को 100% दर्शाती है। हम हर तरफ एआई की क्रांति के बारे में सुनते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि इसे बड़े पैमाने पर लागू करना बहुत महंगा और जटिल है। पर उन्होंने ये भी बताया होगा कि एआई कहाँ काम कर रहा है? बिल्कुल, उन्होंने हवा में बात नहीं की। उन्होंने बैंकिंग में धोखाधड़ी का पता लगाने या ग्राहक सेवा में एजेंटों की जगह बॉट्स का इस्तेमाल करने जैसे व्यवहारिक उदाहरण दिए। ये दिखाता है कि वे एआई के विरोधी नहीं हैं, बल्कि उसके हाइप और हकीकत के बीच का फर्क समझते हैं। उनकी पूरी सोच ही बहुत व्यवहारिक है। तो इस पूरी बातचीत का मतलब, इसका निचोड़ क्या है? अगर हमें ओरिएंट टेक्नोलॉजीज की कहानी को कुछ पंक्तियों में समेटना हो, तो वो क्या होगी? मेरे हिसाब से 3 मुख्य बातें सामने आती हैं। पहली, ये एक ऐसी कंपनी है जो बहुत ही रणनीतिक और धैर्य के साथ उत्पादों से सेवाओं की ओर बढ़ रही है और अपना पूरा ध्यान सिर्फ भारत पर रख रही हैं। ठीक है। दूसरी बात, वे अपने नए सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर एसओसी के साथ साइबर सुरक्षा पर एक बहुत बड़ा लेकिन सोचा समझा दांव लगा रहे हैं। ये भविष्य में उनकी कमाई का एक बहुत बड़ा और स्थिर जरिया बन सकता है। और तीसरी और शायद सबसे अहम बात, उनके पास भविष्य के लिए एक साफ रास्ता है, टीओएस का। और वे एआई जैसी नई तकनीकों को लेकर हवा में उड़ने के बजाय जमीन पर चलना पसंद करते हैं। मतलब प्रचार पर नहीं, व्यावहारिकता पर विश्वास करते हैं। बिल्कुल। ये ट्रांसक्रिप्ट एक ऐसी कंपनी की तस्वीर पेश करता है जो पूरी तरह से भारतीय बाजार की क्षमता पर विश्वास करती है। चेयरमैन ने बार बार कहा कि वे 100% घरेलू है और अभी कहीं और जाने का कोई इरादा नहीं है। और यहीं पर मैं श्रोताबली एक सवाल छोड़ना चाहती हूँ। हमने इस पूरी चर्चा में देखा कि इस कंपनी के पास वैश्विक स्तर की क्षमताएं हैं, जैसा कि उस विदेशी बैंक वाले सौदे से साबित होता है। वे मुश्किल काम कर सकते हैं, वे बड़े ग्राहकों को संभाल सकते हैं। हाँ, ये तो साफ है। तो सोचने वाली बात ये है, एक कंपनी जो अंदर ही अंदर एक वर्ल्ड क्लास इंजन बना रही है, वो अपनी गाड़ी को सिर्फ घरेलू हाईवे पर कब तक चलाएगी? और वो कौन सा मोड़ या कौन सी ऐसी ज़रूरत होगी जो उन्हें इस शक्तिशाली इंजन को लेकर वैश्विक रेस ट्रैक पर उतरने के लिए मजबूर कर देगी? इसका जवाब भविष्य में देखना बहुत दिलचस्प होगा।